Hello dear students, good afternoon to all of you. You are welcome in this 50 questions session. These 50 questions are concrete questions which are most helpful for your academic examination. Only 50 questions and it is enough for 70 marks scoring in your board examination, particularly for the board examination. So dear students, इसका कुछ पार्ट पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं. रिमेनिंग पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. अल्टीमेटली बिकॉज यू नो एग्जामिनेशन आपका बोर्ड का बहुत नियर अबाउट है. मेंस में आप पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रखा है अपने आप को, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन में देयर इज नो वाइड रेंज वेरिएशन. वेरिएशन है, बहुत वाइड रेंज वेरिएशन नहीं है. आज की इस सेशन में आपका फोकस है कंप्लीटली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि अपने मेंस में बोर्ड को स्किप नहीं कर सकते ना. तो कंसंट्रेट टू योरसेल्फ, पर्टिकुलरली अटेम्प्टिंग मोस्ट कंक्रीट क्वेश्चंस which are enough to score 100% in your board. उनमें आज का जो शुरुआत है क्वेश्चंस की वो आपके सामने है. और आप इसमें गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू which are coming. थोड़ा इसमें लेट हो चुका है, ऑल्सो इट इज गोइंग टू सम लेट, बट देयर इज नॉट सो लेट. बेसिकली अब अभी तुरंत कराते हैं. अप टू 5 o'clock मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी डिस्कस्ड टुडे. ओके और इसमें तीनों को कवर कर रहे हैं हम, फिजिकल, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक. ओके अल्टीमेटली सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत समय से इसके टच में नहीं थे और मैंने प्रीवियस इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं. आपका जो सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी. और इसके बाद आज के सेशन में रिमेनिंग पार्ट देखिए क्विक एक्शन से, सो दैट यू कैन आल्सो परफॉर्म पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन योर मॉक एग्जामिनेशन. ओके और मॉक एग्जामिनेशन भी इसमें होंगे मॉक टेस्ट की तरह, और उसका परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रैक्टिसेबल होगा वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन जो आपके अंदर है वो दूर हो जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू. तो बेटा ये डिस्कस कर रहा हूं, शुरू कर रहे हैं. स्टूडेंट्स आते रहेंगे अपने समय पर. थोड़ा सा यूं लेट हो चुका है, बिल्कुल डेफिनेटली मैराथन सेशन ही है और इस मैराथन सेशन को ही आप लेके चलिए विद स्कैप वेलोसिटी. ओके तो आइए सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट से लेकर चलेंगे और आपकी शुरुआत कर रहे हैं
पहले हम टॉपिक डिस्कस वही कर रहे हैं, बेसिकली रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को सिमल्टेनियसली लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे डी एंड एफ पर पहले टच करते हैं, अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी और एफ में उल्टा चलते हैं, मींस लॉन्ग क्वेश्चन टू शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर में भी इनवर्स। डी में आप पढ़ते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल के बारे में, ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। तो सबसे जैसे होता है शुरुआत इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स and transition elements with their properties। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस पर्टिकुलरली अबाउट इनर। पहले तो इनर ट्रांजिशन तो डिस्कस करें भाई। देखिए डी एंड एफ है, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पहले इन्हीं से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनेंगे इन दोनों चैप्टर्स में, डियर स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ओनली, you know, surprising, only 10 questions, 5 questions from D and F and 5 questions from coordination chemistry, both the chapter completed thoroughly। तो उससे पहले लिया हमने ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन क्या है, अब वी हैव टू डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो लेट अस डिस्कस इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट, दोनों कैटेगरी के एलिमेंट को डिस्कस करना है। और एलिमेंट को डिस्कस करने के साथ साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चंस मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चंस है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया ट्रांजिशन एलिमेंट। I hope all of you are familiar about the transition elements। किसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है। ओके डियर स्टूडेंट, ट्रांजिशन वर्ड particularly associated with डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और इनर ट्रांजिशन वर्ड एसोसिएटेड विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है भाई, एक्चुअली किसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और क्यों होते हैं क्यों होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप सिंपल पढ़ते हैं, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट used to enter in d orbital then such element belongs to d block। ये d block के एलिमेंट होते हैं। ओके, पहला पॉइंट तो ये है। और डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ये कलर्ड होते हैं और इनमें कैरेक्टर दोनों ही पाए जाते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक।
ओके, तो मैं एक एग्जांपल आपका दे रहा हूं, जैसे एच कोई भी ले लिया आपने, आयरन 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये देखिए 4s2 as well as 3d6। This is the electronic configuration of the valence cell of d block element। ये केवल बैलेंस सेल है पूरा, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो केवल यदि आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो सिंपली उसमें सबसे जो बाहर का सेल होता है, सबसे जो बड़ा सेल होता है, वो आउटर मोस्ट सेल होता है। लेकिन जो वैलेंस सेल होता है, यही तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आप देख रहे हैं, इसको मैंने सर्कल किया है 3D और 4s। एक्चुअली इसका सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या था? फोर्थ सेल था, दैट इज द आउटर मोस्ट सेल। बट यू नो, इसका जो बिफोर थर्ड सेल का डी सब सेल इनकम्प्लीट है। तो एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर 4s2 एंड 3d6 आ रहा है, 4s एंड 3d। Dear student, both are present in valence cell। ये valence cell, what is the valence cell? That cell which used to decide the valency of related element, which is responsible to form related bonds with other element to form the compound। यानी जिस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज टू कंडक्ट, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द वैलेंस सेल। इसका ये वैलेंस सेल है 4s एंड 3d। अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दिस यूज टू डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। यहां पे देख रहे हैं 4s और 3d10। डियर स्टूडेंट, नो डाउट हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को फोकस करना है आपको। कभी भूल करके भी ये ना कह देना 3d इसका सबसे आउटर मोस्ट है, ये कहना देना केवल 4s है। बोथ आर प्रेजेंट इन बैलेंस सेल। मींस किसी प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल एक्टिविटी में, ओके, कोऑर्डिनेशन, ट्रांसफर, एनी हाउ 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं 4s and 3d, okay, 1 2 3 4, 4s there are 2 electron and 3d 6, 1 2 3 4 5 and dear student 6। देख रहे हैं ना? अब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, और 4 यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो इसकी हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच रहा है, अल्टीमेटली दिस बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। अब इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, व्हाई दीज आर कंसीडर्ड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट। डियर स्टूडेंट, ट्रांजिशन मीन्स यू नो all those elements whose outermost d orbitals have either vacant orbital or unpaired electrons। जिनमें या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे या उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो तीसरी कंडीशन ट्रांजिशन के साथ जुड़ी है, यू नो व्हाट इज दैट? थर्ड कंडीशन अप्लीकेबल है, देयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन also convert into unpaired state। Such elements are considered to be transition elements and these are willing to form transition compound, means coordination entities or simply complex compound। समझ गए ना? ट्रांजिशन वर्ड जुड़ा क्यों है? क्योंकि ट्रांजिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ट्रांजिशन कंपाउंड क्या होते हैं? यू नो, उन्हीं को कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज कहते हैं या उन्हीं को बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया जाता है। ओके, जहां पर प्रोबेबिलिटी, तीनों प्रोबेबिलिटी होती है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाने की,
आयनिक बॉन्ड बनाने की और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की। जिस कंपाउंड के साथ आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड सभी बन रहे हो, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और उसका जो मेन सेंटर एटम होता है, दैट इज एलिमेंट कंसीडर टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्लियर हो गया सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं? डियर स्टूडेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके बैलेंस सेल का जो डी ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। और तीसरी एप्लीकेबल कंडीशन है, उनके पेयर्ड डी ऑर्बिटल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर्ड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सच एलिमेंट आर कंसीडर टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनकी चूंकि अब पेयर्ड को अनपेयर्ड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली दीज हैव आल्सो टेंडेंसी टू शो वेरिएबल वैलेंसी। क्या शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। देयर आउटर मोस्ट टू सेल्स आर इनकम्प्लीट। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, उनके आउटर मोस्ट टू सेल्स आर इनकम्प्लीट। भाई आप सिंपल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट वन सेल इज इनकम्प्लीट, वन सेल इनकम्प्लीट होती है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के देख रहे हैं आउटर मोस्ट टू सेल्स आर इनकम्प्लीट। और ये कैसे दे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, कैसे सर्टिफाइड कर सकते हो? आपके सामने दिया हुआ है, यहां देख लीजिए थर्ड सेल का इनकम्प्लीट है, दिख रहा है ना? थर्ड सेल का क्या इनकम्प्लीट दिख रहा है बच्चों? ये डी सब सेल दिख रहा है। और फोर्थ में का केवल यस ही तो है, फोर्थ का पी इनकम्प्लीट है, फोर्थ का डी इनकम्प्लीट है, फोर्थ का एफ इनकम्प्लीट है। तो इसके आउटर मोस्ट टू सेल्स आर इनकम्प्लीट एंड ऑल दोज एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट टू सेल्स आर इनकम्प्लीट आर कंसिडर्ड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट। These are highly willing to form transition compound, okay, and used to show variable valency. Clear? बस डी ब्लॉक एलिमेंट में एक एक्सेप्शन है, सिंपली स्टेटमेंट दे दिया जाता है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर कंसिडर्ड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन उसमें एक फैमिली है डी ब्लॉक में होने के बाद भी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर ट्रांजिशन एलिमेंट। और वो कौन सी फैमिली है? सभी को मालूम है, दैट इज जिंक फैमिली। ये जो जिंक फैमिली है, जिस ग्रुप में जिंक फैमिली से रिलेटेड एलिमेंट है, दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको बेटा नाम दिया जाता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, बट व्हाई, क्यों नॉन ट्रांजिशन कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टीज बताई उसको फुलफिल नहीं करते। ओके, किसी कंडीशन में नहीं फुलफिल करते हैं। इनमें डी में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और डी के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर्ड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल ये जैसे जिंक का ही ले लीजिए, मेन एलिमेंट कौन से हैं? ये नजर आ रहे हैं, किसी का भी ले लीजिए, जिंक को ले लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने दिया है, बड़े ध्यान से समझिए। यस, अभी आपके सारे हम देख रहे हैं, चैट्स में भी देखते चले जा रहे हैं। बेटा ये नॉन ट्रांजिशन है, और इसमें देख लीजिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट को लूज, एस ऑर्बिटल के एलिमेंट को लूज करेगा। ये बैलेंस सेल है, एस ऑर्बिटल के एलिमेंट को लूज कर सकता है, अपनी कैपेलेंसी डाइवैलेंट नेचर गेन कर लेता है, +2 चार्ज आ जाता है। लेकिन डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है उनको अनपेयर्ड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। सो दिस इज कंसीडर टू बी नॉन ट्रांजिशन। ये वेरिएबल बैलेंसी नहीं शो कर सकता है, ठीक है। यानी वो सारी प्रॉपर्टीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं वो शो नहीं कर सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं।
ठीक है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और डायमैग्नेटिक दोनों ही शो करते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि आई होप एवरीबॉडी नो, सभी मालूम है, कॉपर को लिया आपने 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 9 होता है, इसमें एक्सेप्शन हो जाता है, 9 है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या करेंगे? यस का एक इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंच जाता है? डी में, 1 और ये 10, ये सिचुएशन। अब बेटा सिंपल स्टेट में ये क्या है? सिंपल स्टेट में दिस इज पैरामैग्नेटिक। इन सिंपल स्टेट इट इज कंसिडर्ड टू बी पैरामैग्नेटिक। कैसे कह सकते हो सिंपल स्टेट में पैरामैग्नेटिक है? बैलेंस से देखिए, आपको साफ वैसे भी दिख रहा है या इस तरह भी देख सकते हो, 1 2 3 4, यस में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, और डी में 10 है, 3d 10 इलेक्ट्रॉन है। इस समय पैरामैग्नेटिक है क्योंकि आपको मालूम है all those elements which have at least 1 unpaired electron are counted under paramagnetic. These elements used to attack for the magnetic field, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? हम क्यों बोला इसको पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला होता है अंडर रूट n plus, where n is the number of unpaired electron। जहां पे बेटा n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेट में when it will lose 1 electron from outermost s orbital, तो ये देखिए आप जानते हैं सभी लोग, इसको क्या पढ़ते हैं हम? क्यूप्रस। और इस कंडीशन में आउटर मोस्ट सेल में जाइए सिर्फ, यानी जिसको बैलेंस सेल बोलते हैं, 4s0 एंड 3d 10। तो इस समय क्या होगा? नाउ इट हैज ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज काउंटेड एज डायमैग्नेटिक। स्टूडेंट ये डायमैग्नेटिक है, तो क्लियर हो गया ना? यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में बोथ टाइप कैरेक्टर्स आर कंडक्टेड, पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायमैग्नेटिक। ओके, तो ट्रांजिशन का जनरल मैंने कहा, ओके आप देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन अभी सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है, लेकिन इसी के साथ तुरंत जुड़ा हुआ है एक क्वेश्चन इसमें है कि किसे कहते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर, अब ये इसी से क्वेश्चन में जुड़ा हुआ पार्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन से फेलियर है 100% क्वेश्चन आपके पीरियड एग्जामिनेशन में। इनर ट्रांजिशन से फेलियर हुए। इनर ट्रांजिशन यू नो all those elements whose outermost 3 cells are incomplete, वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट 3 सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, कंसीडर्ड अंडर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सुनिए बहुत अच्छी तरह से, दोज एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीट आर सेड टू बी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम देते हैं। और इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, और इसमें एग्जाम्पल में आएगा बेटा एच, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये दो एलिमेंट्स हैं, कैटेगरीज नेम बाय लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड। एक्टिनाइड एलिमेंट सीरीज में रखे जाते हैं उसे एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, और लैंथेनाइड जिस एलिमेंट में रखे जाते हैं उसे लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं।
ओके, तो एक्चुअली थोड़ा सा लाइटेड करेंगे विद एग्जांपल, इनको इनर ट्रांजिशन कैसे कह सकते हैं और कौन से एलिमेंट हैं, क्या कोई एग्जांपल लेकर के हम सर्टिफाइड करें कि वास्तव में इनर ट्रांजिशन है और इसके आउटर मोस्ट 3 सेल्स इनकम्प्लीट है। तो वेरी लाइट एक्सप्लेनेशन अबाउट लैंथेनाइड्स। बेटा इन लैंथेनाइड्स पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड के वो एलिमेंट्स जो वहां पर एडजस्ट नहीं हो रहे थे, 6 पीरियड, भाई पूरी पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड होते हैं ना, तो 6 पीरियड के वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, those are placed outside the periodic table in equal block under lanthanide series and are called lanthanides। और ये कौन से एलिमेंट हैं बेटा, याद रखना, फ्रॉम एटॉमिक नंबर, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 58 से बच्चों होते हैं कहां तक, 71 तक। मीन दीज आर 14 एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स हैं। 6 पीरियड क्या है, यू शुड रिमेंबर फॉरएवर 6 पीरियड। इसका मतलब बेटा इसका क्या होगा, बैलेंस सेल जो होगा, सबसे बड़ा जो सेल होगा वो कौन सा होगा, 6 पीरियड होगा। 6 पीरियड, 6 सेल होगा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल और बैलेंस सेल होता है। सिंपली कैसे करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कोई कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स के एग्जांपल सहित हमें इसमें शो करना है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट से। तो याद रखिए, पहले मैं एलिमेंट लिखे दे रहा हूं, बस टाइम बहुत लिमिटेड लेंगे क्योंकि आज पूरा सिलेबस कराना है हर कंडीशन में कंप्लीट। तो ये देखिए बच्चों ध्यान से, ये एलिमेंट आपको पहले मैं बता दे रहा हूं, ये है सेपरनंद प्रेम तम गदरे तब दई और तमायब लूरे। सेपरनंद प्रेम समुगदरे और तब दई होर तमायब लूरे। दिस इज द चौपाई ऑफ रामचरितमानस। ओके, ये एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं इनके 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 और 71। बेटा ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 14 एलिमेंट्स। इन्हें याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% अपीयर होगा एग्जामिनेशन में। ओके, अब इसका एक कॉमन हम बता दे रहे हैं, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, ये आपके सामने चौपाई लिखी है, सेपरनंद प्रेम समुगदरे और तब दई होर तमायब लूरे। ये देखिए, सेपरनंद प्रेम समूह गदरे तब दई होर तमायब लूरे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं और 2 एग्जांपल बता देंगे। एक्टिनाइड का कॉमन एग्जांपल किन्हीं 2 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा 6 पीरियड के है ना, और मैंने बताया था इनके कितने आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं, 3 सेल्स होते हैं। तो इन लैंथेनाइड का कॉमन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनके बैलेंस सेल का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डियर स्टूडेंट आप जान चुके हैं
ये 6 पीरियड के हैं। तो 6s2 समझना बहुत अच्छे से, बैलेंस सेल का बता रहा हूं, ये होता है 6s2 और 6 में से एक कम कर दीजिए तो 5d, और 5d में बेटा 0 या 1, 5d में क्या होगा, ये बेटा जो लिखा है 0 और 1, और इसमें एक और कम कर दीजिए 4 या 1 to 40। ये आपको याद रखना है हर कंडीशन। एक बार समझिए, 6 पीरियड का था ना, तो लॉन्गेस्ट सेल 6 सेल होगा, 6 यस में पहुंचेगा, 6 से एक कम करिए, क्या बचेगा 5, 5d में पहुंचेगा, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5d में कितने होंगे याद रखना, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन कहते हैं, इधर 0 और 1, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 होगा। अब हमारे सामने बिग चैलेंज है, किसमें 0 होगा किसमें 1 होगा, और ये देखिए इसमें 5 में से एक और कम करिए तो 4 और EF में पहुंचेगा। डियर स्टूडेंट, इसमें सीक्वेंस से EF 1 से लेकर के और 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाते। अब एक चीज मैं बता दूं, ज्यादा समय इसमें नहीं देना मुझे, किन्हीं 2 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके क्या इसके आउटर मोस्ट 3 सेल्स इनकम्प्लीट हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था, शायद याद होगा, ये कितने एलिमेंट हैं, जैसे आपके सामने ऐसे मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, इनमें ये याद रखें किस एलिमेंट में से, ये बच्चों देखिए, सेपरनंद, प्रेम समू, गधरे, तब दई, होर, और इधर लिखे दे रहे हैं तमा, यब, बेटा ये 3 एलिमेंट जिनके डी में 1 होता है 5d में, और बाकी रेस्ट में 0 होता है। ये देखिए एटॉमिक नंबर भी मैं लिख दे रहा हूं, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। बेटा इतना याद रखिए, इसमें केवल एक ट्रिक बता रहा हूं, सी गॉड लुटेरों को, ये 3 एलिमेंट याद रखिएगा, सी गॉड लुटेरों को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब पहले बार शपथ ग्रहण कर रहे थे तो भगवान से हाथ जोड़ के कहा था सी गॉड लुटेरों को। सी मीन्स ये सीरियम, जीडी गैडोलिनियम, और ये आपका क्या आ गया ल्यूटेरियम। इनके 5d में 1 होता है, बाकी सब में 0 होता है, राइट। किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बिग चैलेंज होता है, मैंने कॉमन बता दिया। अब सीक्वेंस से इसमें फिल करते चले जाते हैं और आपको 1% का डिसऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसमें सीक्वेंस में लिखा है। और इनको इधर थोड़ा सा आगे इधर कर लेते हैं, और अभी मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं, बेटा इसमें जैसे एक का मैं इसमें किए दे रहा हूं, आप क्रम देख लीजिए, 6s2, ओके, 5d1 और 4f1। अब इसमें क्रम से बढ़ते चले जाएंगे, ये याद, यदि आपको एलिमेंट याद नहीं है तो डियर स्टूडेंट यू कांट राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे। तो मैं तरीका बार बार बता रहा हूं, सेपरनंद, प्रेम सम, गधरे, तब दई, होर, तमा, यब, लूरे। अब इसमें देखिए सब में करते चले जाइए, 6s2, अब 5d इसका क्या हो जाएगा 0, तो 4m में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, इसका 6s2, 5d 0, 4f 4, इसका 6s2, 5d 0, 4f 5। क्लियर हो रहा है ना, 6s2, 5d 0, 4f 6, यहां पर आया 63 में 6s2, 5d 0, 4f 7। लेकिन इसको देखिए जरा, ये राउंड अप है, 6s2, 5d
अब इसमें 1 हो गया, 5D में 1 आ जाए तो याद रखना पड़ेगा ये 3 एलिमेंट हैं और एक ये वाला, ये 3 एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट 5D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यू शुड रिमेंबर फारिबर सर्कल लगा हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा 4F7 ही रहेगा। क्यों 8 होना चाहिए लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां रह गया ना। अब कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप एवरीबॉडी कैन डन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनके आउटर मोस्ट 3 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। ये आपका आंसर मिल गया 3 सेल इनकम्प्लीट होने का। क्लियर हुआ ना। किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए आप इसी को गैडोलिनियम ले लीजिए, 6 है, ये सेल इनकम्प्लीट है। 5th सेल ये 2 हुआ और 4, 3 सेल इनकम्प्लीट हुए ना, 4, 5 और 6। ओके और एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, एंड दैट इज रिलेटेड टू, एक दैट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बेटा, यहां पर एक रिलेटेड क्वेश्चन आ गया एक्टिनॉइड का। तो एक्टिनॉइड में भी ये देखिए अबाउट एक्टिनॉइड, अबाउट एक्टिनॉइड, अब चाहे NOID लिखो चाहे NID, बहुत एप्लीकेबल। बेटा ये किस पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ये 7th पीरियड के एलिमेंट है। स्टूडेंट दिस बिलोंग्स टू 7th पीरियड। पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड के 14 एलिमेंट जो एटॉमिक, जो पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर से निकालकर पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है, एफ ब्लॉक में रखा गया है। और जिस सीरीज में रखा गया उनका नाम क्या नाम दिया गया है, एक्टिनॉइड सीरीज। नाम जानते हो एक्टिनॉइड क्यों रखा गया है? आई होप यू नो वेल अबाउट इट। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टाइम लिमिटेड है इसलिए इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं खाली। ये देख लीजिए 14 एलिमेंट कहां से कहां तक होंगे एटॉमिक नंबर 90 to 103, ये 14 एलिमेंट्स हैं। ओके और इनका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 7 पीरियड क्या है ना, 7s2, 7 से क्या कम करिए, 6d में 0 और 1 होगा और एक कम और करिए तो 5 क्या आ जाएगा, या 1 to 14 होंगे। और इनमें किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। हाँ ये मैं लिखे जा रहा हूं, कॉमन याद रखिएगा, आप अपनी ट्रिक में जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि अभी चूंकि आज हमें पूरा मैराथन कराना है, यानी पूरे पे रिवाइज कर देना है। अदरवाइज जब इंडिविजुअल लेके चलेंगे इनऑर्गेनिक में तो मैं बताऊंगा एक्टिनाइड एलिमेंट्स का डिटेल, लेकिन आज पूरा डिटेल नहीं। क्लियर बेटा? 14 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन के अंतर्गत ही हमें सब कराना है और 10 क्वेश्चन में ये पूरा खत्म कर देना है। तो यहां देखिए ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट 6d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा? तो याद रखना ये देखिए ये है बेटा इतने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये लेंथेनाइड के वो एलिमेंट हैं बेटा जिनके आउटर मोस्ट सेल में 6d में, बैलेंस सेल के 6d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब में 0 होंगे। इनर ट्रांजिशन ओवर, बाकी डिटेल वो शेड्यूल 20 डेज वाला जाएगा। आज तो पूरे में एक 50 क्वेश्चन का अपडेटेड करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है, विच एलिमेंट आर कलर्ड एंड विच आर कलरलेस। यदि कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट है डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का, उसमें से कोई कलर्ड है और कोई कलरलेस है, आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट यूज टू फॉर्म कलर्ड आयन,
कलर्ड कब होते हैं? यदि कोई कलर्ड तभी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे अनपेयर्ड पेयर्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो 100% क्या होगा? दैट इज कलरलेस। जैसे आपसे कहा जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाए, जिंक का कोई सॉल्ट ले लीजिए, वो कलरलेस तो है, लेकिन आयरन का सॉल्ट ले लिया, फेरिक क्लोराइड रेडिश ब्राउन है, जिंक सल्फेट व्हाइट है। ये क्वेश्चन दिया गया तो आप तो सिंपल आंसर दे देंगे। यदि जिंक का कोई सॉल्ट लिया, जैसे जिंक सल्फेट, ये व्हाइट है, बट फेरिक क्लोराइड क्या है? कलर्ड है। क्यों कलर्ड है? कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें, इस कंपाउंड में किसको फोकस करिए? आयरन को चेक करिए। आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कंपाउंड बनने के बाद भी आयरन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें जिंक में केवल क्या होंगे? जिंक सल्फेट में जिंक को देखिए, Cl SO4 और Cl पे ना फोकस करिए। यदि ये व्हाइट है, कलर नहीं है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और बेटा यदि इसमें अनपेयर्ड है, दैट्स व्हाई इट हैज अ पर्टिकुलर कलर, इसलिए इसमें पर्टिकुलर कलर होंगे, अदरवाइज कलर नहीं हो सकते। इसके बाद देखिए, तो समझ गए ना? एक सिर्फ ट्रांजिशन के ही मैं कैरेक्टर भी कर रहा हूं, क्योंकि ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन माने डी एंड एफ। एक क्वेश्चन कहा जाए, मैंने अभी क्या ट्रांजिशन के लिए बताया था? मैंने बताया था कि जिन एलिमेंट का डी सबसेल फिल्ड हो, फुल फिल हो, तो वो ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉपर में ऐसा क्यों होता है? कॉपर का तो डी फिल था, फिर भी वो ट्रांजिशन क्यों है? डियर स्टूडेंट, कॉपर में यस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो डी सबसेल से भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कॉपर के डी सबसेल का भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई कॉपर इज कंसीडर्ड टू बी ट्रांजिशन मेटल। ओके, अब दूसरी कैटेगरी जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। 100% बोर्ड में आज तक कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ जिसके किसी न किसी सेट में इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्वेश्चन ना हो। व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? यूं तो इसको आपने पढ़ना शुरू कर दिया था थर्मोडायनामिक्स से। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड। देखिए एक वर्ड आया यहां पर, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डियर स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole atom of any substance into gaseous, 1 mole of any substance into gaseous atom is known as enthalpy of atomization। फिर से सुनिए क्या है भाई? इंथैल्पी है। इंथैल्पी तो तुम बहुत पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें एक वर्ड आता है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, लेकिन उन्हीं में एक है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है, डियर स्टूडेंट, दैट इज सेड टू बी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैड कंपैरेटिवली हायर वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? तो डियर स्टूडेंट, एक कॉमन आंसर है, वही एलिमेंट, उन्हीं एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होती है जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें जितनी ज्यादा होगी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी
हाई होगी, और इससे डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखिए उसी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब आप समझ चुके हैं। 2 एलिमेंट दिए होंगे ए और बी, और आपसे पूछा जा रहा होगा किसकी इसमें इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है और क्यों। तो आई होप एवरीबडी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी को मालूम है जिनमें यदि इंथैल्पी हाई है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, और जिसकी इंथैल्पी लो है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बट नेचुरल है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मिनिमम होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन की कैटेगरी इन्हीं 5 क्वेश्चंस में है ट्रांजिशन में। एक क्वेश्चन जो मेजर प्रोबेबिलिटी है डियर स्टूडेंट, जानते हो क्या, और इसमें स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई एलिमेंट दिया होता है आयनिक स्टेट में, कहते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। दूसरा एलिमेंट ट्रांजिशन दिया होगा आयनिक स्टेट में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। मेरा क्वेश्चन समझ पाए। सपोज, पहली बात तो ये अच्छी तरह से जान लीजिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन शो करता है और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कौन शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होना, जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट, बड़े ध्यान समझना, ये क्वेश्चन 100% कोई निकाल सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और स्टूडेंट मैक्सिमम एरर इसी क्वेश्चन में करते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की इसी क्वेश्चन में। तो देखिए, पहली बात थोड़ा सा सुन लीजिए। एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जिनका सेल्फ ऑक्सीडेशन, ओके, और ये कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं, बेटा ये भी लिखा हुआ आएगा, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं। और दूसरा है, नेक्स्ट कैटेगरी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं बेटा क्या, इनका सेल्फ रिडक्शन होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सेल्फ ऑक्सीडेशन का मतलब समझ रहे हो ना, इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी करते हैं, और जिनका सेल्फ रिडक्शन होता है वो कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। बड़े फैमिलियर हो जाए इन वर्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा और डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा मिलेगा, और अधिकतर स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो मतलब पहले आप समझ लाइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर, जिनका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जिनका रिडक्शन हो रहा हो। और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन गेनिंग इंटेंसिटी रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के रखते हैं, गेन करने की रखते हैं। तो जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेंगे, ओके। और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं। लिख के आएगा एलिमेंट ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो कर रहा है, मींस
उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इंटेंसिटी है, गेन करने की टेंडेंसी है। और जो कैसा करेक्टर शो कर रहा है, रिड्यूसिंग करेक्टर शो कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करनी नहीं, लूज करने की टेंडेंसी रखता है। अब टी और एफ से ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कैसे समझेंगे? बेटा कोई एलिमेंट दिया होगा ए और दूसरा बी दिया होगा, उनमें पर्टिकुलर चार्ज हो सकता है या चार्ज नहीं भी हो सकता है। आपसे कहा जाएगा कि एलिमेंट रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर रहा है, तो तुरंत जान जाना रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात चाहे आयनिक स्टेट में हो डियर स्टूडेंट या सिंपल स्टेट में हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। ओके, और जैसे कह रहे हैं वो कैसा शो कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करने का मतलब क्या हुआ? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा हो, अर्थात वो पर्टिकुलर आयन होगा ट्रांजिशन एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता होगा। और आपको मालूम होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज होती है ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड से ज्यादा हो जाता है, डी में 5 है ना, 5 से कम है तो लूज करने की इंटेंसिटी रखता है, और 5 से ज्यादा है तो फिर गेन करने की इंटेंसिटी रखता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको क्वेश्चन दिया गया, आप अपनी बुक्स में तो देखते ही हैं, कोई एलिमेंट दे दिया जाए, एक ये है, बेटा समझना प्लीज, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, +2 चार्ज है, बी में भी क्या है? +2 चार्ज है। आपसे कहा जा रहा है, आपसे क्या बोला गया? यहां पर बी क्या है? चार्ज दोनों में बराबर बराबर है, इनके एटॉमिक नंबर दिए होंगे, यहां पर कुछ भी एटॉमिक नंबर हो सकता है, ये डिमेंशन रहेगा। और आपसे कहा जाएगा ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है? पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। आपसे कहा जाए बताइए क्यों? तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, या एजेंट नाम ना दिया जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, और ये पुअर रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। तो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट में जाना, एटॉमिक नंबर दिया होगा इन एलिमेंट का, तो आप सिंपल स्टेट में क्या कर लें? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें सिंपल स्टेट में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद +2 चार्ज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए, बेटा इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए। और ये मैं बता चुका हूं क्या होता है, बैलेंस सेल का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 और N-1D, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, है ना डियर स्टूडेंट? पहले S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और S के लूज करने के बाद D से लूज करता है, ये सबको मालूम होगा, इतना तो समझ चुके हो। ओके, तो बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखिए किसके डी ऑर्बिटल में 5 से कम है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करने की टेंडेंसी रखता होगा? रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। किसी में डी 5 के नियर अबाउट है, 4 है, और किसी डी में 1 है, तो जिसमें आउटर मोड डी सबसेल में हाफ फील्ड से जितने कम होंगे, जितने ज्यादा कम होंगे, वो तेजी से लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, और जितने कम तो हैं लेकिन ज्यादा कम नहीं, 4 हैं, तो लूज करेगा लेकिन स्लोली लूज करेगा। अल्टीमेटली आप गेस कर लोगे कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है और कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। ओके, सर समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे देखिए, इसी में आगे मैं मूव करके पहुंच रहा हूं, समझने का प्रयास करिए व्हाट आई वांट टू से। इसी में हम मूव करेंगे डी एंड एफ ओवर
5 क्वेश्चन हो गए इसके। बस एक क्वेश्चन लास्ट है जिसको ओरली बता दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट, नेवर फॉरगेट क्या प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ KMnO4 एंड प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ K2Cr2O7। मुझे उम्मीद है ये आप नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं भटक सकते हैं किसी कंडीशन में। वक्त कम है, पूरा रिवीजन कराना है। एक आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, लेंथेनाइट, इसमें कमेंट बॉक्स में आपने लिख के पूछा है एक्सेप्शन ऑफ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मैं बता दे रहा हूं बेटा, क्योंकि हमें पूरी केमिस्ट्री के कराना है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जानते हो क्या होता है? लेंथेनाइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। क्या होता जाता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो जेब बढ़ता जाता है, और इनमें शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। क्यों पुअर होता है? अरे 5D या 6D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण जेब वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। और लेफ्ट टू राइट जानते हैं, जेब बढ़ेगा तो उनका साइज और एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाती है, इसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? लिसन, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, और इनमें एक्सेप्शन की जो बात पूछा है दैट इज बिग चैलेंज, पहले मैं पूरा बता दे रहा हूं। और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में उसमें 5F आ जाता है, और 5F आने का शील्डिंग इफेक्ट और पुअर हो जाता है, तो जेब और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन इनमें किया बहुत अच्छा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर नो डाउट क्या है, जेब की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन लेंथेनाइट में एक एक्सेप्शन है, और दैट एक्सेप्शन यू नो, वो एक्सेप्शन है लेंथेनाइट में EU और YB के बीच। EU और YB, ये देखिए एक्सेप्शन किसके बीच होता है? लेंथेनाइट के। उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये था, एक बार फिर लिखे दे रहे हैं, सेपर नंद प्रेम सम गदरे तब दही होवर लूज। समझिए जरा, और ये एक्सेप्शनल है, बढ़ते चले जाना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या होता है? नहीं बढ़ पाता है। और वो जानते हो कौन है? EU एंड YB, ये 2 एलिमेंट हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर इनके साइड में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, जब बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 2 एक्सेप्शन है, ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करना है। और आगे देख लीजिए जल्दी से, अभी आपका हम डाउट देखते जा रहे हैं, चैट बॉक्स में जो लिख रहे हैं आप लोग, अपने चैट लिखते जाइए, बने रहिए कंटिन्यू मीटिंग में। मीटिंग में कंटिन्यू बने रहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं हमें? तो कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है KMnO4 K2Cr2 तो 7 पढ़ लेंगे, प्रिपरेशन प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन में हमें निकालना होता है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। वी हैव टू नोटिस बेसिकली अबाउट पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। और ये कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? देखिए, इसमें बेटा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा, सिंपल स्टेट में होगा
या आयनिक स्टेट में होगा, क्योंकि जानते हो कोऑर्डिनेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल या पर्टिकुलर चार्ज होगा। और उससे पूछा जा रहा है पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डियर स्टूडेंट, इसको समझने का प्रयास करना। सबसे बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हो क्या है, कोऑर्डिनेशन में। बिटर क्वेश्चन रिलेटेड टू अबाउट अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे पहली पॉइंट आपको देखना है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड वन, बेटा ये आयनिक स्टेट में भी हो सकते हैं और नॉन आयनिक स्टेट में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर। जैसे आपसे पूछ लिया गया ये K4 CN6, बेटा ये है, या तो इस स्टेट में दिया गया या कैसा लिखा होगा CN6 और पूरे पे कितना आ गया -4, या तो इतना लिखा होगा। और आपसे कहा जाएगा ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू गेस ईदर इट इज पैरामैग्नेटिक और इट इज कंसिडर्ड टू बी द डायामैग्नेटिक। आई होप यू कैन रिस्पॉन्स इजिली, बड़े आसानी से इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और क्या अप्लाई कर देना, BBT बैलेंस बॉन्ड थियरी। समझ रहे ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल के देख लिया करिए, क्या निकलेगी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट X माइनस एक CN की -1 होती है ना, -6 इक्वल टू -4, देयरफॉर X इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। यानी आयरन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 लूज किया है ना। और अब बेटा इसका देख लीजिए कंप्लीट। कंप्लीट क्या देखेंगे, आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 है, लास्ट में क्या आता था 4s2 और 3d6, ये था यस D 1 2 3 4 और इसके आगे क्या होता है P, 4 का P, 3 का D और 4s। यस 2 लूज कर चुका है, यहां कितने थे 6, 1 2 3 4 5 6 और 3d वैकेंट था, यहां 6 थे, 2 लूज कर दिया, यस 0 हो गया। बेटा इसको देखिए कोऑर्डिनेशन के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक का एग्जांपल दे रहे हैं हम, निकाल लोगे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर 6 मींस 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी 6 पेयर। कैसे एडजस्ट करोगे बेटा, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, वन टू थ्री फोर। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको इस पीछे शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन 3 में आ गए, कितने ऑर्बिटल बाकी हैं 4s, 3d के 2 हैं और 4p के कितने हैं 3, तो 3 2 5 1 6 हो गए। बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ग्रीन से लिखे दे रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन के थ्रू मिलेंगे ग्रीन से 6 पेयर मिल रहे हैं ना, यहां 2 हो गया, यहां 10 हो गया, यहां 6 हो गया। बेटा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा, कैसा होगा डाया मैग्नेटिक। आई होप ये पता लगा लेना कोई सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या पता लगा लें कौन सा डायामैग्नेटिक है। इसका भी आसानी से पता लगा लेंगे
एक और क्वेश्चन विशेष कैटेगरी पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन में ही, क्योंकि अभी लिमिटेड क्वेश्चन कराना है ना, 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन देखिए कोऑर्डिनेशन का। कोई पर्टिकुलर सॉल्ट दिया होता है, किसी दूसरे रिएजेंट से उसकी रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने पर कोई प्रोडक्ट बनता है, कितने आयनिक कंपाउंड के कितने आयंस लेता है ये उसमें डिस्कशन दिया होता है, और आपसे पूछा जाएगा जो प्रोडक्ट के रूप में रिजल्ट आता है वो कोऑर्डिनेट एंटाइटीज ही बनता है, उसका फार्मूला डिस्कस करिए। ये एक स्पेशल कैटेगरी है और इसमें आपको आज फोकस करना है। क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, एक बेटा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से आप जान जाएंगे कि इसका फार्मूला क्या बन सकता है और कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से जल्दी से, क्योंकि इसकी लंबी क्लास है और लंबी क्लास इसलिए है ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट कर लें। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर नजर आएगा। अब आप उसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे ये मुझे इसका डेटा बता रहे हैं, अटेम्प्ट तो तुम ही को करना है, ओके, यू हैव टू सेल्फ अटेम्प्ट। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा कंपाउंड बन रहा है और क्यों। इसको देखिए बेसिकली रिलेटेड है ये, और आपका एग्जाम में 3 टाइम्स अपीयर हो चुका है ये क्वेश्चन, एग्जाम में अपीयर्ड क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि इसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। एक दिया है कंपाउंड और उस कंपाउंड का फार्मूला है COCl2, सिंपल कंपाउंड दिया है, जैसे दिया यहां पर NiCl2, बेटा कंपाउंड का फार्मूला दिया है NiCl2.4H2, ये कंपाउंड दिया है, सॉल्ट है ना, और इसकी सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये कंपाउंड आपका हुआ NiCl2.4H2O और इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। बेटा ये क्या बनता है, एक पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है, और ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा, बेटा समझना बहुत अच्छी तरह से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां पर ये NiCl3 है, इस प्रेसिपिटेट में जानते हो क्या है, 2 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट। ये फिर से समझिए, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराया और सिल्वर नाइट्रेट से कराया तो प्रोडक्ट के रूप में एक प्रेसिपिटेट बना। इस रिएक्शन में इन अबव रिएक्शन यहां NiCl3 है, 2 क्लोराइड आयंस यूज टू dissociate, find the
केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। हाँ, ये देखिए बेटा, ये जो अमोनिया की बात कर रहे हैं बेटा, अमोनिया एक्चुअली आपको इस पे याद रखना पड़ेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिसन, व्हाट अबाउट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको पढ़े हैं, आई बाहर सावन की कल्लू चले ससुराल, फिर बोले ओ अक्सर लेट हो जाते इस बारिश पानी के कारण, जबकि इतनी नशेबाजी करते हैं कि ईद की चाय भी अमोनिया जैसी दुर्गंध देती इन सनकी को, तो अमोनिया लास्ट में ही पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, अमोनिया इज आल्सो कंसीडर एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, नो डाउट। कमेंट बॉक्स में बेटा आपने पूछा है, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ही काउंट किया जाता है। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन कर लेंगे ना, इसकी थीम क्या होती है बेटा, मैं डिस्कस करना चाहता हूं, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। इस कैटेगरी क्वेश्चन की थीम क्या बन सकती है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम? व्हाट इज द थीम ऑफ बेटा, 2 क्लोराइड आयंस जा रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा था, दिस कंपाउंड डिसोसिएट इनटू 2 आयंस इन सॉल्यूशन, या 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं, 2 क्लोराइड बन रहे हैं। तो बेटा इस तरह के कंपाउंड में क्या बनता है, सुनना जितने लोग हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं, या यूं 2 क्लोराइड आयन ना कहते, इसमें क्या कहेंगे, ये 2 आयंस में ब्रेक हो रहा है, केवल 2 आयंस ब्रेक हो रहे हैं, है ना, 2 क्लोराइड आयन बोल रहे हैं, तो बेटा कितने बन जाएंगे, 2 बाहर निकल जाएंगे तो 3 आयंस बनेंगे। जो आयन में ब्रेक हो रहा है डियर स्टूडेंट, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा ना, जो 2 आयन, जो भी निगेटिव आयन बाहर जा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के क्या होंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो काउंटर आयन के रूप में होंगे, और रेस्ट पार्ट क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर होगा ना। जैसे बेटा इसको क्या दिया गया, मैं कह रहा हूं कितने क्लोराइड आयन निकल रहे हैं, तो कह रहा है 2 क्लोराइड आयन यूज टू डिसोसिएट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या होगा, NiCl4H2O, और इसके बाहर क्या हो जाएगा, ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेक प्लेस, यानी जो आयन में ब्रेक हो रहा है वो काउंटर में जाएगा, और रेस्ट रिमेन एज इट इज। 2 क्लोराइड आयन हुए ना, तो 2 क्लोराइड आयन बाहर चले गए, इसके बाहर चले गए, एक बचा, या दूसरा देखिए, फिर से समझिए, अब इसी क्वेश्चन में क्या चेंज कर दें बेटा, एक दूसरा देखिए व्यू, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। एक क्वेश्चन इसका दिया है, लिसन, मान लीजिए एक कंपाउंड दिया होता, क्या बच्चों समझो बेटा, एक क्वेश्चन है कॉपर, ये है FeCl3, ये है .4H2O, ओके बेटा, ये जैसे दिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल के रूम में इसका दे दें, या किसी का ले लें, या ये ले लें, आप लेना चाहें CuCl2.5H2O, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, AgNO3 से। तो यहां जानते हो क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट, इसका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PPT बनता है, और इस PPT में इस कंपाउंड में केवल 2 आयंस बनते हैं,
ओनली 2 आयंस। तो बताइए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा? सुन लीजिए बहुत अच्छी तरह से। इसमें आपके सामने एक चैलेंज आ जाती है। बेटा देखिए सभी लोग, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि इसमें 2 आयंस हो रहे हैं तो बेटा इसका आप कहेंगे सर लॉजिक बता दीजिए, आंसर कैसे निकलता है, एक एक कहां तक रटे? तो बेटा यूज टू रिमेंबर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है और वो आयनिक बॉन्ड बनाएगी और वो कंपोनेंट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी वो क्या होता है? लिगेंड का फॉर्मेशन करते और काउंटर आयन के अंदर होगा। किसके होगा? काउंटर आयन के वो अंदर ही होगा। तो जो आयन में जा रहा है उसको हटा दीजिए, जो आयन में जा रहा है उसको हटा दीजिए। भाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एक चीज पढ़ते हैं बेटा, ये देखिए जिंक क्लोराइड है और अमोनिया से रिएक्शन करता है, किसका फॉर्मेशन होता है? Zn NH3 का होल 4 और क्या Cl2 ये बनता है। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इसके रिएक्शन में जब इससे रिएक्शन करता है तो इसमें कितने आयन बनते हैं? 3 आयन्स आर फॉर्म्ड। आपसे कहा जाएगा जिंक क्लोराइड है, अमोनिया से रिएक्शन करता है, ओके, और इसके रिएक्शन में इस जिंक क्लोराइड कितने आयन बनाता है? 3 आयन्स बनाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बने उसका फार्मूला बताइए। तो आप कंफ्यूज ना होना, देखिए कैसे आंसर करना होता है। इसका आंसर करने का तरीका क्या है? इसको पहले आयन में ब्रेक कर दीजिए। 3 आयन बनने का मतलब क्या हुआ? Zn+2 और ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये हुआ ना। अब इससे कोई बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल के बाहर नहीं जा रहा है। इट मींस कितने आयन हो गए? 2 1 3, 2 1 3 आयंस हो गए। 3 आयंस कह रहा है, तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो बेटा इसमें 3 आयंस है, ये आयन ग्रुप में ब्रेक हो रहा है, कहां आ जाएगा? काउंटर में आ जाएगा। ये कौन सा बैलेंसी डिसाइड करेगा? सेकेंडरी बैलेंसी। और ये बाकी जो पार्ट है वो इसी के अंदर आ जाएगा। शायद इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, पीपीटी बनता है, अदर बनता है तो निकाल लोगे। COCl3 है और 4H2 है और AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद एक आयन बाहर जाता है तो क्या आ जाएगा? COCl3.4H2 और बाहर क्या हो जाएगा? जो आयन के रूप में गया वो बाहर रहेगा। जब प्रेसिपिटेट बने तो उस Cl को निकाल दो, जो बचे वो काउंटर में कन्वर्ट कर दो। अगले कैटेगरी क्वेश्चन देखिए, मैं ओवर कर रहा हूं इसको और दूसरे में पहुंच रहे हैं। अब बता दे रहे हैं आपको जल्दी से। इस कैटेगरी के भी क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए आपको ध्यान रखना है फिजिकल में, डियर स्टूडेंट, सर नाइट्रेट आयन विल नॉट कम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट to satisfy the valency of सेंट्रल मेटल एटम। देखिए नाइट्रेट आयन बेटा जब दिया होगा किसी के साथ तो ये नाइट्रेट नहीं आएगा, नाइट्रेट वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये नाइट्रेट जो है ना ये आयनिक कंपोनेंट है, ओके। तो ये यदि इसका भाई जैसे रिएक्शन का तो AgCl चला गया। अभी कंपाउंड के जैसे आप पूछ रहे थे तो ये बेटा उसका आयनिक जो कंपोनेंट होगा वो आयन के रूप में बाहर चला जाएगा, वो इसकी बैलेंसी डिसाइड नहीं करेगा। सिल्वर नाइट्रेट था तो इसके साथ ये Ag इसके Cl मिला के चला जाएगा और ये नाइट्रेट
ये उस कंपोनेंट के साथ बाहर चला जाएगा, इसका 5s2 है इसलिए, और 5s2 ना होता तो इसके अंदर रहता। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यही होगा, CO Cl3 था तो COCl2 हो जाएगा, डाट 4s2 हो जाएंगे, क्योंकि उसको जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है ना, सुनो बेटा, जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है ना वो वहां पर किसका एज ए लिगेंड वर्क करने लगता है, तो नाइट्रेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। बेटा समझ रही ना। और एक कैटेगरी और देख लीजिए, एक चीज और समझ लो बच्चों, इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरह से फोकस कर लेना है। किसमें, अब मैं पहुंचा हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एक चीज डिस्कस किया, 2 कैटेगरी क्वेश्चन बताया, वीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% कोई नहीं टाल सकता है, बैलेंस बॉन्ड थियरी, और उसके आधार पर कौन इनर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज होते हैं और कौन से आउटर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज होते हैं, इसका पता लगाने के लिए। और कोई कंपाउंड दिया होगा, क्रोमियम का दिया हो, आयरन जैसे FeCN6 पावर -4 चार्ज, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, ये इनर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है या ये आउटर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है, तो ये निकाल लोगे। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो वीबीटी में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस करना है। कंपाउंड कोई भी दिया होगा, यदि चार्ज दिया हो तो ऑक्सीडेशन निकालने में उसके बराबर लिख दिया करिए, इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन फ्री हो गए। ओके, वीबीटी में आपको हाईली फोकस करना है। इनर स्पिन कब होता है, जब n-1d में हो, आउटर स्पिन जब nd में हो। ओके बेटा, और आगे देखिए, आधा नंबर भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट, अब जरा आप अपने को आपको फोकस करिए, फोकस कर लीजिए। ऑर्गेनिक का पार्ट में मैं करा चुका था, लेकिन मैं बताता चला जा रहा हूं। ऑर्गेनिक में आपको ये फोकस करना है, जैसे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, सेमी कार्बेजाइड कौन सा पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, कौन सा पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। सेमी कार्बेजाइड में 2NH2 ग्रुप होते हैं, विच ऑफ द विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन and which will not participate in reaction. I hope you can explain in detail. Okay, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिक के पार्ट में ही देख लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो आएगी, दैट इज द फिक्सेशन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एज वेल एज एल्कोहल। एक कीटोन का होगा, और इसमें ध्यान रखना मोनो एजाइड बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें आप बेटा जब कहीं पर भी वर्ड प्रॉब्लम में सेम रिएक्शन बता चुका हूं तो आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन इतना वर्ड प्रॉब्लम भी है, CN H2N और O2 इस तरह का दिया हो, या तो एल्डिहाइड होगा और या तो बेटा क्या होगा, सॉरी एल्डिहाइड यहां कहां से, या तो इसमें क्या होगा कार्बोक्सिलिक होगा, और या बेटा फिर ईस्टर होगा। इट में भी इधर कार्बोक्सिलिक और ईस्टर। इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम
और जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो नेम रिएक्शन को जरूर ध्यान रखें। ओके, और दूसरी वर्ड प्रॉब्लम किस पर बेस्ड होगी? CnH2n और O लिखा होगा। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन दूने से जब डबल होंगे और एक ऑक्सीजन होगा तो यहां होगा एल्डिहाइड या कीटोन। बस वर्ड प्रॉब्लम इन्हीं पे घिरे। और ये जरूर ध्यान रखना, जब कार्बन और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम की संख्या में ज्यादा डिफरेंस ना हो। एक वर्ड ये तो इसमें आ गया। दूसरी कंडीशन, अब C7 है, H6 है, O2 है, इस तरह दिया हो तो बेटा एक गेस कर सकते हो ये कौन सा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक होगा। ये कौन सा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक। वर्ड प्रॉब्लम एरोमेटिक कंपाउंड पे डिपेंड करेगी, ये एरोमेटिक होगा। और ध्यान रखना इन तरह की वर्ड प्रॉब्लम में किसका यूज है? यदि कोई साइड चेन है बेंजीन रिंग में एल्काइल मिथाइल एथाइल तो केमनोफोर डायरेक्ट उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, माइंड में आ गया होगा, चूंकि ऑर्गेनिक को बहुत डिटेल बता चुके हैं। तो C7H6O2 है तो बड़ नेचुरल है। इसको कैसे करें, किस तरह निकालेंगे? तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस यदि बहुत कम है तो। ओके, दूसरा बड़े ध्यान से देखिए, डीएनए और आरएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड्स में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में डिटेल बता चुका हूं प्रीवियस ऑर्गेनिक की वीडियो में। कौन से एसिडिक कौन होते हैं, अमीनो एसिड, बेसिक कौन होती है और बेटा न्यूट्रल कौन होती हैं? जिनमें एक NH2 एक OH, एक NH2 एक COH है वो न्यूट्रल है। जिसमें एक NH2 दो COH है वो एसिडिक है। और जिसमें एक COH और दो NH2 है वो बेसिक है। इस तरह में आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखिए, सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर ध्यान रखें, मैं विधिवत आपको डिस्कस कर चुका हूं, फिर क्लू दे रहा हूं। किसमें जब आप पहुंचेंगे तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, किसके हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बनता है और क्यों? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, राइट। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। साइनोहाइड्रिन बनाने से जो रिमेनिंग और रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं उस पर भी आपको थॉरोली फोकस करना चाहिए और ये कर ले जाएंगे। SN1 और SN2 रिएक्शन को किसी कंडीशन में इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड आई होप यू कांट इग्नोर, ये इग्नोर कर भी नहीं सकते हैं। और अब जरा देख लीजिए, नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं तो ऑर्गेनिक में मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, साथ में ये जरूर ध्यान रखें, ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर पे बेस्ड रिएक्शन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर पे बेस्ड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है जो क्लोज चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज का नहीं दे सकता है, अब वो कौन से हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर देता है ग्लूकोज का? ठीक है, ये तो बिल्कुल कंपनसेटेड है और बहुत डिटेल हमने आपको बताया है। आप लोगों को ऑर्गेनिक का पार्ट है, चूंकि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन था तो आज इसमें हमें 50 क्वेश्चंस में जाना ही पड़ेगा। और कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, कौन से फ्रीडल का रिएक्शन देते हैं, कौन से फ्रीडल का रिएक्शन नहीं देते, राइट। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बेटा है फिजिकल में एबनॉर्मल सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल एलिवेशन इन, मैं डिस्कस कर चुका हूं इसी में। ये 50 क्वेश्चन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर। ओके, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में एबनॉर्मल सॉल्यूशन। ओके, इलेक्ट्रो और सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स कौन से हैं? मरकरी सेल डिस्चार्ज होने तक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। आखिर क्यों?
क्योंकि इसके साल्ट जो आयंस बनते हैं उनका क्या डिग्रेडेशन नहीं होता है। अल्टीमेटली थ्रू आउट टाइम क्या होता है, डिस्चार्ज होने तक इनके वोल्टेज में कमी नहीं आती है। लेड स्टोरेज बैटरी यानी सेकेंडरी सेल यू हैव टू फोकस थरोली। इसके प्रीवियस में सेल तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। ओके, मेरी बात समझ रहे ना। और न्यूमेरिकल में ज्यादा फोकस आपको करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कौन से, टेबुलर बेस्ड, जिसमें आपको निकालना होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, और आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, राइट। और आपका ये जो केमिकल काइनेटिक्स में तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन यू कांट इग्नोर। मैं डिस्कस करता हूं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दैट विल अपीयर इन योर पेपर, आपके पेपर में नजर आएंगे। और फाइनली ओवर करने के पहले डायजोनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आपको थारोली फोकस करना है। ओके, और डियर स्टूडेंट, नेम रिएक्शन आपको भूलना नहीं है। नेम रिएक्शन बिल्कुल नहीं गड़बड़ होना चाहिए। तो नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, आर्हेनियस इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल, अब नॉर्मल सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुका था। आई होप ये टाइम लगभग ओवर हो चुका है। और डियर स्टूडेंट, मैंने थारोली 50 क्वेश्चन आज के एपिसोड में डिस्कस कर दिया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। रेस्ट पार्ट आई विल डिस्कस आफ्टर कंप्लीट डिस्कशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।